नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। मधेश यानी नेपाल का पिछड़ा, गरीब और उपेक्षित इलाका, जहां के ज्यादातर बाशिंदे भारतीय मूल के हैं। नेपाल में मधेशियों की तादाद 1.25 करोड़ से ज्यादा है, जो नेपाल की तकरीबन आधी आबादी के बराबर है। कानूनी अधिकार जाने दीजिए, इनमें से लगभग आधे आज तक नेपाल की नागरिकता तक हासिल नहीं कर पाए हैं। जिन्हें नागरिकता मिली भी है, वो ना सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं और ना ही नेपाल में संपत्ति खरीद सकते हैं। नेपाल में राजनीति, व्यापार और नौकरियों पर पहाड़ी जनसंख्या का कब्जा है। नेपाल की ये आधी आबादी पिछले कई साल से बराबरी पाने के लिए संघर्ष कर रही है। मैथिली और हिंदी बोलने वाले मधेशी अपने ही देश में बेगाने हैं। विशेष में आज हम बात करेंगे नेपाल में बराबरी हासिल करने के मधेशियों के आंदोलन की। हम बताएंगे कि क्या है नेपाल के मधेशियों की मांग, संविधान के किन प्रस्तावों से वो नाराज हैं और क्यों उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। नेपाल में संविधान संशोधन को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। बुधवार को प्रमुख मधेसी संगठनों ने सरकार के संविधान संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इससे नेपाल में राजनीतिक स्थिरता कायम करने की कोशिशों को एक बार फिर से झटका लग गया है। नेपाल में जारी राजनीतिक गतिरोध खत्म करने की कोशिश परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है। मधेशी नेताओं ने संविधान संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मधेशी नेताओं का कहना है कि संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव उनकी सहमति के बगैर जबरन पेश किया गया है। देखिए, गतिरोध इसलिए है क्योंकि जो संविधान 2006 में ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जबकि वहाँ पर किंग को हटाया गया है, वो प्रक्रिया जो शुरू हुई, नेपाल के 6-7 लीडरों ने, जिनमें मधेसी भी थे, उन्होंने मिलकर संविधान की रूपरेखा खींच डाली और उन्होंने सोचा यही संविधान है। आप और मैं जानते हैं भारतीय होने के नाते, और नेपाली भी जानते हैं कि संविधान होता है लोगों का। लोगों ने, नेपालियों ने कभी इसको अपनाया नहीं। हाल ही में आंदोलनकारियों के साथ वार्ता के दौरान नेपाल सरकार ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। CPN-UML संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में है, जबकि नेपाली कांग्रेस और माओवादी UCPN इसके पक्ष में है। अगर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी विरोध करता है तो संविधान संशोधन विधेयक पास करा पाना मुश्किल होगा। हालांकि तीनों बड़ी पार्टियों के बीच आम राय न बन पाने को मौजूदा संकट की वजह माना जा रहा है। नेपाल के जो बड़े राजनीतिक दल थे, वो सभी राजनीतिक दल का नेतृत्व वहाँ के पहाड़ के लोगों के हाथ में है। तो नेपाली कांग्रेस, वहाँ का एक एमाले, जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले है, माओवादी, ये सब दल जो हैं, ये सब दल हिल के लोगों के लीडरशिप में है। और इन दलों का एक समझौता हुआ और उन्होंने संविधान को जारी किया और उस संविधान में उन्होंने मधेश के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व को घटाया। संघीय संरचना जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया, वो संघीय संरचना में मधेश के लोगों को हक, अधिकार और एक स्वशासन करने का मौका मिलने का संभावना कम था। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने संसद सचिवालय में संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए पंजीकृत किया था। मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के मसौदे को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व, प्रांतीय सीमाओं के दोबारा निर्धारण और विभिन्न भाषाओं को मान्यता देने के अलावा नागरिकता का मुद्दा भी शामिल किया गया है। वो नौकरियों में, जो सरकारी नौकरियां हैं, जो वहाँ की सेना है, नेपाली सेना है, इनमें वो चाहते हैं कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो। जितने हमारी संख्या है, और वो करीबन अपने आप को आधी संख्या मानते हैं, बल्कि वो 51% मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व सेना में, नेपाली सेना में, नेपाली सरकार की या सरकारी नौकरी में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग हिंदी भाषी हैं। प्रस्तावित विधेयक में सरकार ने नवलपरासी, रूपंदेही, कपिलवस्तु, बांके, डांग और बर्दिया को दूसरे तराई प्रांत में शामिल किया है। इसे प्रांत 5 के तौर पर जाना जाएगा।
नेपाल सरकार ने सीमाओं से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए आयोग बनाने का फैसला भी किया है, लेकिन मधेशियों के विरोध के बाद संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया एक बार फिर अटकती हुई दिख रही है। एक वो चाहते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनका गारंटी हो, सुनिश्चित हो। संविधान में ये लिखा गया था कि भूगोल और जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बटेंगे। तराई का जो भाग है वो 17% है देश का ज्योग्राफिकली, पर 50% जनसंख्या तराई में रहते हैं। तो वो चाहते थे कि उनका प्रतिनिधित्व पॉपुलेशन के हिसाब से हो। एक संशोधन नेपाल में पारित हो गया है और उस संशोधन में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बटेंगे नेपाल में वो पॉपुलेशन के हिसाब से बटेंगे। फेडरल अलायंस ने सरकार को 3 सूत्रीय समझौता लागू करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इसकी अवधि खत्म होने के बाद सरकार हरकत में आई। फेडरल अलायंस या संघीय गठबंधन मधेसी पार्टियों और दूसरे समुदायों का समूह है। यह गठबंधन सरकार में प्रतिनिधित्व दिए जाने और नीति निर्धारण में अपने लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहा है। पिछले साल मधेसी आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसमें 50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। नेपाल में पिछले साल जब संविधान लागू हुआ उसी वक्त से मधेशी सड़क पर उतर आए। इनका मानना है कि नेपाल के संविधान में इनके हितों की अनदेखी की गई। मधेशियों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी जिन्हें पूरा किया जाना आज भी बाकी है। सीपीएन यूएमएल के विरोध के बावजूद सरकार ने संविधान संशोधन बिल संसद में सूचीबद्ध कर दिया। संशोधन के तहत सरकार की मधेशियों के लिए अलग प्रांत बनाने की मंशा है, लेकिन मधेशियों ने सरकार के संविधान संशोधन बिल को खारिज कर दिया है। मधेशी नेताओं का मानना है कि इस विधेयक में उनके सारे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है और न ही विधेयक को सूचीबद्ध करने से पहले मधेशियों से मशविरा किया गया। लिहाजा जानकारों का मानना है कि संसद में इस विधेयक को पास कराना बेहद मुश्किल होगा। अगर किसी भी तरह विधेयक पारित हो भी जाता है तो मधेशियों की नाराजगी आगे भी जारी रहेगी। जब तक ये मधेशियों की मांगों को संबोधन नहीं करें, जब तक संविधान संशोधन नहीं हो, तब तक नेपाल में संविधान कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। अगर ये संशोधन जो दत्ता हुआ है वो पारित हो, उसमें मधेशियों का भी मांग संबोधन हो, तब कार्यान्वयन होगा और कार्यान्वयन के सिलसिला में नेपाल चुनाव की दिशा में जाएगा। असल में 20 सितंबर 2015 को जब नेपाल में संविधान लागू हुआ, उसी वक्त से नेपाल में मधेशियों ने आंदोलन छेड़ दिया था। 5 महीनों तक चले आंदोलन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और नेपाल की समूची अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। मधेशी पार्टियों ने उस वक्त संविधान पर दस्तखत तक करने से मना कर दिया। संविधान की कई धाराओं से मधेशी समेत थारू जनजाति और महिलाओं ने आपत्ति जताई। संविधान की धारा 283 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद के स्पीकर, प्रांतों के प्रमुख, मुख्यमंत्री, प्रांतीय विधानसभाओं के अध्यक्ष और सुरक्षा संस्थाओं के प्रमुख पद पर केवल मूल निवासी नेपाली ही बैठ सकेंगे। मधेशियों ने इसे भेदभाव माना है क्योंकि मधेशियों की बड़ी संख्या इस परिभाषा के तहत नहीं आती। वहीं अनुच्छेद 11(6) पर भी मधेशियों को ऐतराज है, जिसके मुताबिक विवाह के बाद कोई महिला संघीय कानून के तहत ही नेपाल की नागरिकता प्राप्त कर सकेगी। मधेशी पार्टियां चाहती हैं कि विवाह के बाद स्वतः नागरिकता मिलने का प्रावधान हो। सरकार ने जो ताज़ा संशोधन विधेयक बनाया है उसमें मधेशियों की इस मांग को शामिल किया गया है। नागरिकता के अलावा ऊपरी सदन में नुमाइंदगी और भाषाओं को भी विधेयक में शामिल किया गया है। मधेशियों का ये भी कहना है कि वो नौकरियों में जो सरकारी नौकरियां हैं, जो वहाँ की सेना है, नेपाली सेना है, इनमें वो चाहते हैं कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो। जितने हमारी संख्या है, और वो करीबन अपने आप को आधी संख्या मानते हैं, बल्कि वो 51% मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व सेना में, नेपाली सेना में, नेपाली सरकार की या सरकारी नौकरी में होना चाहिए। असल में मधेशियों की मांग पूरी करने का वादा पिछले साल से ही हो रहा है। केपी शर्मा ओली सरकार ने पिछले दिसंबर में संविधान संशोधन कर मधेशियों की शिकायतें दूर करने की पेशकश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद जब कुछ महीने पहले प्रचंड की सरकार बनी तो उन्होंने राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा मधेशियों के मुद्दे को तवज्जो दी थी। मधेशियों ने उस वक्त उम्मीद जाहिर की थी कि प्रचंड उनकी मांगों को पूरी करने में कामयाब होंगे। मधेशी चाहते हैं कि तराई क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रांत का गठन हो।
संसद में तराई क्षेत्र को 83 सीटें मिले। गैर नेपाली महिला से शादी होने पर पूर्ण नागरिकता के लिए 20 साल की शर्त हटाई जाए। देश में लिए जाने वाले सभी फैसलों में मधेशियों को बराबरी का दर्जा मिले। मधेशी, थारू और जनजातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। मधेशी ये मांग भी करते रहे हैं कि आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा मिले। नेपाली कांग्रेस, वहाँ का एक एमाले, जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले है, माओवादी, ये सब दल जो हैं, ये सब दल हिल के लोगों के लीडरशिप में है और इन दलों का एक समझौता हुआ और उन्होंने संविधान को जारी किया और उस संविधान में उन्होंने मधेश के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व को घटाया। संघीय संरचना जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया, वो संघीय संरचना में मधेश के लोगों को हक, अधिकार और एक स्वशासन करने का मौका मिलने का संभावना कम था। नेपाल में मधेशियों की आबादी कम नहीं है। वहाँ की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 36% है। नेपाल में जब संविधान लागू करने की बारी आई तो अगस्त 2015 में नेपाल की 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच 16 सूत्रीय समझौता हुआ। इसके तहत देश को 6 प्रांतों में बांट दिया गया। मधेशियों की मुख्य असहमति का आधार यही समझौता है। वो चाहते हैं कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों को एक प्रांत में न रखा जाए, बल्कि सांस्कृतिक समानता के आधार पर प्रांतों का गठन हो। वो नया राज्य चाहते हैं। फिलहाल संसद में संविधान संशोधन विधेयक ने एक बार फिर मधेशियों के मुद्दे को हवा दे दी है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह से मधेशियों के आंदोलन की जड़ में दरअसल नेपाल का नया संविधान है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि आखिरकार संविधान को लेकर नेपाल में क्या विरोध हुआ और इसे तैयार करने की प्रक्रिया क्या रही। दरअसल नेपाल में संविधान बनने की पूरी कवायद बेहद खींचतान भरी रही है। नए संविधान से पहले नेपाली अवाम 5 संविधान देख चुकी है। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद हुए पहले चुनाव में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को भारी जीत हासिल हुई थी। 28 मई 2008 को नेपाल में पहली संविधान सभा का गठन हुआ। 601 सदस्यों वाली इस सभा का काम नेपाल के लिए संविधान बनाने का था। इस सभा में 240 सदस्यों को सीधे चुना गया, 335 को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए चुना गया, जबकि 26 मनोनीत सदस्य थे। पहली बैठक में ही संविधान सभा ने नेपाल से राजशाही के खात्मे का ऐलान किया था। 2008 में यह तय हुआ कि सभी 26 मनोनीत सीटों को 9 पार्टियों के बीच बांट दिया जाएगा। इसके बाद शुरू हुई संविधान की दिशा को लेकर पार्टियों के बीच सहमति की कवायद, लेकिन अगले 4 साल तक कोई व्यापक सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार 28 मई 2012 को पहले संविधान सभा को भंग कर दिया गया। पहली संविधान सभा में संविधान भले ही न बन पाया हो, लेकिन नेपाल के लिए आगे की कई मुश्किलें दूर की गईं। संविधान सभा ने शुरुआत में ही प्रस्ताव पारित किया कि 15 दिनों के अंदर नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को राजभवन खाली करना होगा। संविधान सभा ने तय किया कि नेपाल में राष्ट्रपति होगा, लेकिन सारी कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होंगी। 29 मई 2008 को राजभवन में नेपाल का राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इसके बाद नेपाल में संविधान निर्माण से ज्यादा राजनीतिक उठापटक हावी हो गई। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, CPN-UML, नेपाली कांग्रेस और मधेशियों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया। इस बीच प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस्तीफा दिया और मधेशियों ने स्वायत्तता के सवाल को जोर शोर से उठाना शुरू किया। संविधान में प्रांतीय स्वायत्तता के मसले पर लंबा विवाद चला। आखिरकार कई दांवपेचों में फंसकर पहली संविधान सभा बिना किसी ठोस जमा हासिल के भंग हो गई। पहली संविधान सभा की असफल कोशिश के बाद नेपाल ने नए सिरे से संविधान पर काम शुरू किया। नवंबर 2013 में इसके लिए फिर से चुनाव हुए। नए चुनाव में नेपाली कांग्रेस 196 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML 175 सीट जीतकर दूसरी पार्टी बनी। पिछली संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी को 80 सीटों के साथ तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। दूसरी संविधान सभा ने नेपाल की राजनीति में नए समीकरण को जन्म दिया। पिछला गठबंधन टूट गया और बिल्कुल नए किस्म का समीकरण नेपाल में उभरा। आठ जून 2015 को राजनीतिक गतिरोध खत्म करने की पहली कोशिश हुई।
और नेपाल की 4 बड़ी पार्टियों के बीच 16 सूत्रीय समझौते को अंजाम दिया गया। इसके बाद भी संघीय ढांचे, अस्मिता, राष्ट्रपति और कार्यपालिका के बीच शक्ति बंटवारा और न्यायिक व्यवस्था को लेकर तकरार थमी नहीं। पुराने मसौदे से कई बिंदुओं को नए संविधान में खत्म कर दिया गया, लिहाजा माओवादी पार्टी सहित विपक्ष के एक बड़े तबके सहित कई सवाल उठाए गए। महिला अधिकार, संपत्ति के अधिकार, वंचित जातियों और आदिवासियों के अधिकारों के अलावा संसदीय सीटों का बंटवारा इनमें अहम थे। इससे पहले भी कम से कम 2 बार व्यापक सहमति बनाने की दिशा में पहल हुई। 8 जून 2015 को 16 सूत्रीय समझौते से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डायलॉग एंड कंसेंसस कमेटी बनाई गई थी। इस समिति में 31 पार्टियों के 73 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के सदस्य अल्पमत में थे। विपक्ष ने दलील दी कि समिति का गठन ही सर्वसम्मति से संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, लेकिन सरकार संविधान को बहुमत से लागू करना चाह रही थी। इन तमाम खींचतान के बाद 20 सितंबर को नए संविधान को लागू कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मधेशी आंदोलन का जो सीधा असर है वो भारत नेपाल के रिश्तों पर पड़ता। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत खुलकर कभी ये नहीं कहता, लेकिन मधेशियों को भारत का समर्थन मिलता रहा है। भारत ने कई बार कहा है कि नेपाल सरकार मधेशियों की मांग को नज़रअंदाज न करे। नेपाल में मधेशियों की तादाद 1.25 करोड़ से ज्यादा है। इनका भारत के साथ हजारों साल पुराना रोटी बेटी का रिश्ता है। ज्यादातर मधेशी मैथिली भाषी हैं, हालांकि इनमें कई हिंदी और नेपाली भी बोलते हैं। मधेश नेपाल का पिछड़ा, गरीब और उपेक्षित इलाका है और ज्यादातर मधेशी भारतीय मूल के हैं। इनमें से 56 लाख लोगों को आज तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है। जिन्हें नागरिकता मिल भी गई, उन्हें सरकारी नौकरी और संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं मिला है। देश में बराबरी का अधिकार पाने के लिए मधेशी पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ हिल अपर कास्ट, जो पहाड़ के उच्च जात के लोग हैं, वो नेपाली राज्य का संचालन करते हैं। नेपाली राज्य में उनका डोमिनेशन है। मधेश के लोग जो तराई में रहते हैं भारत के बॉर्डर के पास, वो लोग अपने आप को नेपाली मानते हैं, नेपाली हैं वो लोग, पर उनको नेपाली राज्य में हिस्सा अभी भी नहीं मिल पाया है। उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। वो एक संघीय ढांचा चाहते हैं ताकि जिस प्रांत में, जिस रीजन में वो डोमिनेंट है, वहाँ पे वो अपना एक प्रांत चला पाएँ। मधेशी आंदोलन के साथ भारतीय नेपाल रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आए हैं। नेपाल के कई नेता भारत पर उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे हैं। भारत इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। पिछले साल मधेशी आंदोलन की हिंसा का असर भारत के साथ व्यापार और राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ा। मधेशियों ने व्यापार रास्तों की नाकेबंदी की तो नेपाल ने तेल और गैस के साथ जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए चीन का रुख कर लिया। हालांकि इससे भारत का आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चीन को नेपाल में दखल बढ़ाने का एक और रास्ता मिल गया। इसी साल उन्होंने ब्लॉकेड कर दी थी। जो इतने दिन 5 महीने से जो इंडिया से कुछ नेपाल में चीज़ें जा ही नहीं पाई, तो आपको मन में कि पूरी जो गर्मी की व्यवस्था, गर्मी में वैसा रहा। 11,000 ट्रक यहाँ पर हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट की तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर भी चोट आई, लेकिन उनका अब ये कहना, भारत की चिंता सिर्फ मधेशी लोगों के हितों से नहीं जुड़ी है। मधेशी आंदोलन भारत की नैतिक सहयोग, संस्कृति और सुरक्षा से भी जुड़ा है। भारत नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से नेपाल का सीमावर्ती इलाका भारत के लिए काफी अहम है। नेपाल में अस्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की चिंताएं नेपाल में चीनी प्रभाव और पाकिस्तानी गतिविधियों से भी जुड़ी हुई है। पूरे के पूरे जो हमारे नेबरहुड है उसमें उठापटक ना हो देशों के अंदर, तो वो हर पहलू से भारत के लिए बहुत अच्छा है। और नेपाल के साथ तो प्रगाढ़ संबंध हैं, ओपन बॉर्डर हैं। नेपाली नागरिक यहाँ आकर के काम कर सकते हैं, यहाँ के नागरिक वहाँ जाके काम कर सकते हैं। भारत का साफ कहना है कि मधेशी समस्या नेपाल का आंतरिक मामला है। भारत इस मामले में सीधे दखल से बचता रहा है। भारत का कहना है कि नेपाल के नेता इसे सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन साथ ही भारत मधेशी हितों की पैरवी भी करता रहा है। भारत का मानना है कि मधेशियों की मांग जायज है और नेपाल सरकार को इन पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। दरअसल भारत का हित इसी में है कि नेपाल शांत,
समृद्ध और मजबूत बना रहे। इसके लिए सभी वर्गों का नेपाल की मुख्य धारा में बने रहना जरूरी है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ज़ैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। मधेशी आंदोलन के दौरान भारत और नेपाल के संबंधों में तनातनी हाल ही के सालों में चरम पर पहुंच गई थी। इसके बाद संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश दोनों तरफ से हुई, लेकिन मधेशी आंदोलन खत्म होते ही दोनों देशों के बीच पुराना विश्वास फिर से बहाल होता दिखा। दोनों तरफ की कोशिश का ही ये नतीजा है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हैं। बीस सितंबर 2015 को जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से ही भारत और नेपाल के बीच कई मुद्दों पर संबंधों में खटास की भी शुरुआत हुई। संविधान बनने की प्रक्रिया लंबे वक्त से चल रही थी और इस बीच भारत और नेपाल के बीच कई स्तरों पर बातचीत भी हुई, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत के विदेश सचिव नेपाल गए थे और संविधान में कुछ संशोधन की बात नेपाल से की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच तनातनी का माहौल लगातार बना रहा। हालांकि बीते 2 सालों में नेपाल और भारत के बीच कई मंचों पर बातचीत हुई। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर गए। 17 साल बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय नेपाल यात्रा थी। सार्क सम्मेलन में भाग लेने वो एक बार फिर से सितंबर 2014 में नेपाल गए। जनवरी 2015 में नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भारत के दौरे पर आईं तो संविधान पर चर्चा हुई। मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराई की भारत यात्रा में भी दोनों देशों के बीच संविधान पर चर्चा हुई। अगस्त 2015 में नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा में दोनों मुल्कों के बीच इस पर बातचीत हुई। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से फोन पर बातचीत की, लेकिन मामला पटरी पर नहीं लौट सका। दोनों देशों के बीच नेपाल के संविधान के कुछ मुद्दों को लेकर तकरार बनी रही और इस वजह से रिश्तों में खटास भी बढ़ती गई। मधेशियों की मांग को पूरा करने के लिए भारत ने नेपाल से अपील की, लेकिन वो पूरी तरह संविधान में शामिल नहीं हुई तो मधेशी आंदोलन पर उतर आए। इसके बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई। 20 सितंबर को नेपाल में संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले भारत के विदेश सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर नेपाल गए। उन्होंने नेपाल को कुछ सलाह दी। इनमें विस्तृत सहमति बनाने के लिए बातचीत के लिए वक्त देने की बात कही गई। नेपाली समाज के असंतुष्ट वर्गों की शिकायतें सुनने, तराई और भारत नेपाल सीमा पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के अलावा भारत ने यह भी कहा कि अगर समस्या का राजनीतिक समाधान नहीं होता तो तराई में आंदोलन तीव्र हो सकता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने और नेपाल ने भारत पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि भारत ने सामान आपूर्ति की नाकेबंदी कर रखी है। असल में मधेशी आंदोलन के चलते सीमा पर सामान की आवाजाही कई दिनों तक ठप रही, लेकिन भारत ने नाकेबंदी के नेपाल के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि आंदोलन नेपाल की सीमा में हो रहा है, लिहाजा ये कानून व्यवस्था का मामला है और अगर नेपाली सीमा में भारत के ट्रकों को घुसने नहीं दिया जा रहा तो इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद महीनों तक नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और मामला भारत की संसद में भी उठा। संसद में तय हुआ कि नेपाली समस्या के समाधान के लिए सर्वदलीय टीम नेपाल जाएगी। इसके बाद 4 अगस्त को पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। प्रचंड के सत्ता में आते ही भारत और नेपाल के रिश्तों में नई आस जगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा से पहले भारत नेपाल संबंधों में फिर गर्मजोशी लौट आई। दूसरी बार नेपाल की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने चीन से पहले भारत आने का फैसला करके ये संदेश दिया कि भारत न सिर्फ उनके लिए बल्कि नेपाल के लिए भी ज्यादा अहम है। इस दौरान कई द्विपक्षीय यात्राएं हुई जिन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाए रखने में मदद करी। इस दिशा में एक बड़ा पड़ाव तब आया जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 नवंबर को नेपाल की 3 दिनों की यात्रा पर पहुंचे। ये बीते 18 सालों में पहला मौका था जब कोई भारतीय राष्ट्रपति नेपाल दौरे पर गया हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नेपाल दौरा बेहद कामयाब रहा। कुल मिलाकर मधेशियों के मसले पर भारत और नेपाल के बीच जो खटास पैदा हुई थी वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। नेपाल के साथ भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध नए सिरे से परवान चढ़ने लगे हैं। नेपाली राजनीति में चीन की तरफ झुकाव कुछ कम हुआ है और चीन के साथ संबंधों के मद्देनजर भारत अब अपने इस पड़ोसी देश को नए रणनीतिक साझेदार के तौर पर विकसित करने में जुट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
ये था आज का विशेष। नमस्कार।